हेलो लर्नर्स, कैसे हो आप लोग। मैं मोमिता और इस चैनल पे हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि इसे हम शॉर्टली JFM भी कह सकते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को वैसे थोड़ा बहुत पता तो होगा, आप पढ़े होंगे या कभी फुल फॉर्म भी देख सकते हो। तो आज इसी को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये कब आया था, क्यों आया था, इसके प्रोस्पेक्टिव्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है। ये सारी चीज़ों को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, नाम से समझ में आ रहा है कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात हो रही है और जॉइंटली। वैसे तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लेते हैं। कभी लोकल बॉडीज़ में भी कुछ पार्टिसिपेटरी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात करती है। पर इनको अगर जॉइंटली काम किया जाए तो मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से होगा, क्योंकि एक ही जगह पे फॉरेस्ट ने कुछ एक्टिविटीज़ की है, स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ एक्टिविटीज़ की है, वहाँ पे लोकल बॉडीज़ ने भी उसी फॉरेस्ट की कुछ जगह पे कुछ कर रहे हैं मैनेजमेंट के लिए। तो इससे एक कोलैबोरेशन नहीं बनता, कोऑर्डिनेशन नहीं बनता। पर अगर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़ सब जॉइंटली काम करे, एक प्रॉपर रूल्स फॉलो करे, तो मैनेजमेंट और भी अच्छे से होगा। तो वही काम करता है ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसमें जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स है और जो लोकल कम्युनिटीज़ है, क्योंकि स्टेट के जो ऑफिशियल्स हैं वो हमेशा आके चीज़ें एक बार आएंगे, वो कुछ सुपरवाइज कर सकते हैं वो चीज़ों को, पर रेगुलरली इन चीज़ों को देखना, उनको मैनेज करना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। स्टेट के हर एक जगह फॉरेस्ट एरिया को जाके कवर करना एक ही दिन में, एक ही टाइम पे पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए अगर एक मैनेजमेंट कमिटीज़ हो तो वो इजी रहेगा। तो वही स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड जो लोकल कम्युनिटीज़ है वो मिल के फॉरेस्ट मैनेजमेंट की जो इनिशिएटिव ली गई है उसे हम JFM कहते हैं। और इस सिस्टम में क्या की जाती है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो है अब उनके अनकंट्रोल्ड यूज़ होता है, पोचर्स रहते हैं, ओवर ग्रेजिंग होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिस वजह से हमारा जो फॉरेस्ट रिसोर्स है वो दिन ब दिन डिग्रेड होती जा रही है। तो उनको तो कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है उनको, और रीजनरेट भी कर रही हैं। जो एरिया ऑलरेडी डिग्रेडेड लैंड हो गए हैं उनको रीजनरेट करनी है ताकि रिसोर्सेज हम भी यूज़ कर सके और हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी यूज़ कर सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। तो मेन पॉइंट वही आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो उस काम के लिए ये JFM बहुत हेल्पफुल है। तो इसमें दो बॉडीज़ है, दो बॉडीज़ हम नहीं कह सकते, जैसे एक फॉरेस्ट स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स है और लोकल बॉडीज़ या लोकल कम्युनिटीज़ है जो मिलके ये काम करते हैं। तो इसीलिए फॉरेस्ट मैनेजमेंट जॉइंटली होता है, इसीलिए इसे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। तो आगे जाके ये देखते हैं कि इसमें ये स्टार्ट क्यों हुआ था, किस बात पे या कैसे स्टार्ट हुआ था ये। तो ये देखा गया था कि अराउंड 3000 बिफोर क्राइस्ट उस टाइम पे 80% इंडिया का फॉरेस्टर था, ठीक है। और बहुत सारे लोग थे, अराउंड 350 मिलियन पीपल थे फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट एरिया में रहते थे, फॉरेस्ट एरिया के नज़दीक रहते थे और वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट रहते थे। पर ये देखा गया है कि उसके बाद, पहले इतना सारा 80% एरिया कवर था, धीरे धीरे कुछ कॉजेज़ की वजह से जो हमारा फॉरेस्ट कवर था 80% सोच लीजिए, तो फॉरेस्ट कवर था वो धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है, कम हो रहा है। कुछ रीजंस देख लेते हैं इसके। जैसे जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थे उन लोगों ने क्या किया, ज़मींदार्स को अब फॉरेस्ट एरिया से, फॉरेस्ट रिसोर्सेज से उनको जितना प्रॉफिट हो रहा था, इससे बेटर अगर वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड बनाई जाए तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। तो वो अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहे थे। तो उन्होंने ज़मींदार से क्या कहा कि यहाँ के जितने फॉरेस्ट एरिया है हटवा दो, जो लंबे बड़े पेड़ है उनको काट दो, वहाँ पे हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करेंगे। तो इससे क्या हुआ, अब एक एरिया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए कितना फर्टाइल है, या फॉरेस्ट रिसोर्सेज के लिए ज़्यादा लंबे पेड़, जहाँ पे घने पेड़ हो सके, उस जगह पे अगर हम बस पैडी कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दे तो वहाँ पे प्रोडक्ट, उस एरिया का जो लैंड है, जो सॉइल की क्वालिटी है वो तो डिग्रेड होगी,
बाद में वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया बनना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से जब वो धीरे धीरे एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट हो रहे थे तो फॉरेस्ट एरिया डिग्रेड हो रहा था। तो एक ये पॉइंट आ गई जिसमें जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थे, क्योंकि वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट थे, उनके लिए प्रॉब्लम आ रही थी, फॉरेस्ट एरिया कम हो रहा था, इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो डिग्रेड हो रहा था। और फिर जैसे देखा गया है फॉरेस्ट फायर, ये नेचुरल कैलेमिटीज़ है, इसको तो हम इतना कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर भी फॉरेस्ट फायर के वजह से भी वेस्ट बंगाल में देखा जाए तो 33% एरिया अफेक्टेड हुआ था। फॉरेस्ट एरिया, टोटल फॉरेस्ट एरिया के 33% फॉरेस्ट फायर की वजह से अफेक्टेड हो गया था, वो डिग्रेड हो गया था वो एरिया। एक ये हो गया। इसके अलावा भी जो फॉरेस्ट पॉलिसीज़ जो डिफेक्टिव पॉलिसीज़ थे, जैसे कि कुछ एरिया में प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, वो कोर एरिया हो सकते थे, पर अकॉर्डिंग टू पॉलिसी वो शायद नहीं थे, तो वहाँ पे शायद कोई मेडिसिनल प्लांट हुआ होगा, पर वो प्रोटेक्ट ना होने की वजह से वो ख़राब हो गया, वो डिग्रेड हो गया, ऐसी चीज़ें आती थी। और क्योंकि फॉरेस्ट रिसोर्स को जो लोकल कम्युनिटीज़ थे फॉरेस्ट रिसोर्स को प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर पा रहे थे, दूसरी जगह जाके ओवर ग्रेजिंग हो रहा था, एक जगह पे जहाँ पे फॉरेस्ट है वहीं पे सब जा रहे थे, तो इसकी वजह से वहाँ पे ओवर ग्रेजिंग हो रहा था। इलीगल इंक्रोचमेंट तो है ही, वो अभी भी है, पहले भी था, इन चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत है। और इस चक्कर में क्या हुआ कि जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है, जो फॉरेस्ट एरिया है, वो धीरे धीरे डिग्रेड हो गए, ख़राब हो गए, जो दोबारा रीजनरेट नहीं की जा सके। तो इनको ही मैनेज करना है, इनको रीजनरेट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि बहुत दिनों से वो ऐसे ही है, तो इनको रीजनरेट करने में भी टाइम लगेगी, प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम लगेंगे, प्रॉपर इक्विपमेंट्स लगेंगे, वो सारी चीज़ें जेएफएम के अंडर आते हैं। इकोनॉमिकल हेल्प भी चाहिए इसके लिए, तो ये सारी चीज़ें जेएफएम के अंडर आते हैं, ताकि इन फॉरेस्ट एरियाज़ को दोबारा से हम पहले जैसा, या फिर 80% एटलीस्ट पहले जैसा था उसका भी 80% भी बना पाए तो भी बहुत है। तो ये सारी चीज़ें जेएफएम की मोटिव हो गई, एम हो गया, ठीक है। तो ये सारी रीज़न है कि इसके वजह से जेएफएम स्टार्ट हुआ था, पर कब हुआ था ये भी हमें देखना होगा। तो ये एक डाइवर्शन ऑफ फॉरेस्ट, जो इसका नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देख रहे हैं कि क्यों हुआ था, उसमें भी ये आता है कि डाइवर्शन ऑफ फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ हैज़ बीन इंक्रीज। अब फॉरेस्ट का नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ यानी कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है, ये सारी चीज़ें आ रहे हैं, तो ये उसी के कंटिन्यूएशन में है। मैं थोड़ा सा पॉज देती हूँ, आप लोग एक बार पढ़ लो इसको, सेम चीज़ें है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप एक बार देख लो। और जो पॉलिसीज़ की बात की जा रही है, जेएफएम क्यों स्टार्ट हुआ, उसी की कंटिन्यूएशन में, वो ऑलरेडी मैं पहले बता चुकी हूँ, तो एक बार मैं 1 सेकेंड का एक सेकेंड नहीं 5 सेकेंड का पॉज देती हूँ, देख लो, या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी ये जगह एक बार रीड आउट कर सकते हो। सेम चीज़ है, डिफरेंट कुछ लिखा हुआ नहीं है। और इसमें एक चीज़ आप बस ये बोल्ड में जो है याद रखिएगा, फॉरेस्ट डाइवर्शन की जो बात की जा रही है, मतलब फॉरेस्ट एरिया को डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया में या फिर एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट की जा रही है। तो फॉरेस्ट का जो डाइवर्शन हो रहा है, नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ वहाँ पे ज़्यादा हो रही है, वो कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा था? तो 1990 में ये देखा गया था एबनॉर्मल ईयर फॉर फॉरेस्ट डाइवर्शन। ये लाइन थोड़ा याद रखना इस स्लाइड में। मैं एक्चुअली थोड़ा यहाँ पे जेएफएम को थोड़ा ज़्यादा ही डिटेल में डिस्कस की हूँ, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ है, तो सारी चीज़ें हम वीडियो में इतना नहीं बोलने वाली, क्योंकि हर एक डेटा हर एक चीज़ बताऊँगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप एक बार पॉज करके जस्ट रीड आउट कर देना, ऐसा नहीं है, पर इतना तो कह सकती हूँ, इससे ज़्यादा आपको जेएफएम के बारे में कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कौन सा ईयर जहाँ पे हम फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ से ज़्यादा नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ इतना ज़्यादा हो गया था कि वो डिग्रेडेशन हाई हो गया था, एबनॉर्मल हो गया था फॉरेस्ट डाइवर्शन, तो वो 1990 है, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट में हम चलते हैं, जब हम ये देख लिए कि क्यों जेएफएम स्टार्ट हुआ था और कब हुआ था ये जेएफएम स्टार्ट। तो जेएफएम इससे पहले 1990 से भी बहुत पहले जेएफएम की बात हुई थी। अराबारी डिस्ट्रिक्ट में जेएफएम पहली बार स्टार्ट हुआ था, ये वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल का मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट के आराबारी एक एरिया है, वहाँ पे ये जेएफएम स्टार्ट हुआ था। किस बात पे स्टार्ट हुई थी?
उसके बारे में और डिटेल में हम जानेंगे, सामने है। तो इसमें एक्चुअली क्या की गई थी, साल फॉरेस्ट था वहाँ पे, उसको मैनेज करने के लिए लोकल पीपल को इन्वॉल्व की गई थी और प्रॉपरली वो मैनेजमेंट प्रोसेस जो था वो सक्सेसफुल भी हुआ था। तो ये सारी चीज़ें, ये पहली है अराबाड़ी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल, अराबाड़ी मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में 1972 में जेएफएम स्टार्ट हुआ था। ये पहला एक्टिविटी है जेएफएम का, ठीक है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का पहला एक्टिविटी वेस्ट बंगाल के मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट के अराबाड़ी एरिया में हुआ था और वहाँ पे लोकल बॉडीज़ को इन्वॉल्व की गई थी और ये पहला एक्टिविटी है जेएफएम के। इसके बारे में कैसे, कौन से, जैसे हम साल फॉरेस्ट की बात कर रहे थे तो वो और भी डिटेल में हम आगे जाके देखते हैं। ये पहला था। सेकंड क्या हुआ था, सेकंड था एक ग्रास रूट मूवमेंट, कहाँ पे, हरियाणा में। पहले वेस्ट बंगाल में हुआ, सेकंड हुआ हरियाणा में, वहाँ के सुखमाजरी विलेज है हरियाणा के, 1980s में वहाँ पे हुआ था। और फिर ये कुछ लोग मिलके लोकल बॉडीज़ को इन्वॉल्व करके ये काम हुआ था। और गवर्नमेंट ने क्या किया, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंडर गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर स्टार्ट किया था, क्योंकि 1990 में जो एबनॉर्मल फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ तो नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ इतना ज़्यादा हो गया था, एक सिचुएशन हो गया था, तो गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को अपने अंडर ले ली और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के तहत उन्होंने क्या किया, इसको फॉर्मलाइज किया, एंडोर्स किया इस जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को। वरना ये बेसिक लेवल पे लोकल बॉडीज़ और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के किसी सिल्वीकल्चरिस्ट वो मिलके ये स्टार्ट किए थे। तो हम देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो ये हुआ था फर्स्ट वेस्ट बंगाल में, सेकंड हरियाणा में। ये हो गया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कब स्टार्ट हुआ। अब ऑब्जेक्टिव्स, वैसे हम ऑलरेडी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये जान गए हैं, पर फिर भी थोड़ा और देख लेते हैं क्या है। पहली बात तो ये कि हमारा जो फॉरेस्ट रिसोर्सेस है उसको सस्टेनेबली यूज़ करना है, यानी कि जो रिसोर्सेस है जितना ज़रूरत है हम यूज़ तो करेंगे, पर इसी तरह यूज़ करेंगे ताकि वो हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करे और नेक्स्ट जनरेशन के लिए, नेक्स्ट जो भी आगे जाके वो रिसोर्स प्रिजर्व भी हो, कि ऐसा नहीं हम अनकंट्रोल यूज़ करें और ख़त्म कर दे और फिर बाकी लोगों को वो कुछ ना मिले, तो ऐसे नहीं करना है। तो जेएफएम हमें वही सिखाता है कि हम फॉरेस्ट रिसोर्स को कैसे कंट्रोल्ड वे में और जितना ज़रूरत है वैसे ही यूज़ करें। और ये देखा गया है कुछ पास्ट सेवरल डिकेड्स में अराउंड 41% ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट कवर हैज़ बीन डिग्रेडेड। तो जेएफएम की अंडर ये सारे एरियाज़ को ऑलरेडी 41% लास्ट 3 डिकेड्स में इतना ज़्यादा डिग्रेड हो गया है, तो इनको रीजनरेट करनी है, इनको पहले जैसा बनाने की कोशिश करनी है। तो ये ऑब्जेक्टिव है जेएफएम की। और जो रिसोर्सेज ऑलरेडी हमारे पास है, जो ख़त्म हो चुका है, उसको दोबारा उस एरिया को, वहाँ पे फॉरेस्ट ख़त्म हो चुका है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज ख़त्म हो चुका है, तो ताकि दोबारा वहाँ पे हम फॉरेस्ट रिसोर्स को कैसे ला सके, कैसे उनको पहले जैसा थोड़ा बहुत भी बना सके, तो वो जेएफएम की ऑब्जेक्टिव में आ जाती है, उसके एम में आ जाती है। और इसके साथ साथ हम जो ऑलरेडी रिसोर्सेज है, ताकि उसका भी अनकंट्रोल यूज़ की वजह से वो ख़त्म ना हो जाए अगले कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में, तो ताकि उसकी कंट्रोल्ड वे में यूज़ हो, तो ये चीज़ें भी जेएफएम के अंडर आते हैं। और इसके साथ साथ ये भी देखना है कि जो जेएफएम में जो लोकल पीपल, लोकल कमिटीज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका भी हेल्प, उनके लिए भी चीज़ें हेल्पफुल हो इकोनॉमिकली एंड अदर्स वे में, वो चीज़ भी जेएफएम के अंडर आता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स है जेएफएम के। और जेएफएम का स्कोप यानी कि हम ये जो प्रोसेस है जेएफएम या फिर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये कहाँ पे कर सकते हैं। तो इसका स्कोप ये है कि हम जनरली इसे कन्फाइंड टू डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरियाज़ में कर सकते हैं जनरली, और कुछ जनरली इसको कन्फाइंड एरिया में कर सकते हैं और कुछ एरियाज़ में डिग्रेडेड एरिया में भी कर सकते हैं। कन्फाइंड एरिया यानी कि वहाँ पे हम रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं, और जो डिग्रेडेड एरिया है वहाँ पे हम रिसोर्स को रीजनरेट करने की या दोबारा लाने की बात कर सकते हैं।
तो जैसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, वहाँ पे जो नॉन डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड है वो भी ओनली ऐसा नहीं कि डिग्रेडेड एरिया को ही ठीक करनी है जैसे हम बात कर रहे थे, क्योंकि हम मेन टर्म क्या है, जो डिग्रेड हो चुका है उसको रीजनरेट करनी है, और जो हमारा है फॉरेस्ट रिसोर्सेज जहाँ पे उसको प्रॉपर वे में मैनेज करनी है और प्रॉपरली यूज़ करनी है, कंट्रोल वे में यूज़ करनी है। तो हम डिग्रेड एरिया में भी जेएफएम करेंगे, और जो नॉन डिग्रेडेड एरिया है वहाँ उन एरियाज़ को भी जेएफएम के अंडर लाई जाती है। जैसे हरियाणा, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल, वहाँ पे नॉन डिग्रेडेड एरिया भी जेएफएम के अंडर आते हैं। तो ये हो गया जेएफएम का स्कोप, ये डिग्रेडेड नॉन डिग्रेडेड दोनों एरिया में कर सकते हैं। अब जेएफएम की बेनिफिट क्या है, इसके जो ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव से ही हमें इसके बेनिफिट्स के बारे में पता चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्या की जा रही है, इसके ऑब्जेक्टिव में ये आता है फॉरेस्ट रिसोर्स को मैनेज करना है, प्रिजर्व करना है, जहाँ पे इलीगल पोचिंग इलीगल फेलिसिटेटिंग ऑफ ट्रीज, इलीगल फॉलिंग ऑफ ट्रीज, मतलब जो ट्रीज है वहाँ पे, फेलिसिटेटिंग में क्या बोल रही हूँ, सॉरी, इलीगल फेलिंग ऑफ ट्रीज, तो इलीगल इंक्रोचमेंट, फॉरेस्ट फायर, ये सारी चीज़ें जो फॉरेस्ट फायर को हम इतना कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। पर उन एरिया में अगर हम ये कोशिश करें कि फॉरेस्ट फायर कम हो, वहाँ पे अगर किसी एरिया डिग्रेडेड लैंड है उसको हम रीजनरेट कर रहे हैं, तो मैनुअली हो रहा है ये चीज़ें, तो वहाँ पे हम ट्रीज़ को ऐसे प्लांट कर सके कि फॉरेस्ट फायर होने के चांसेस कम हो जाए, वो चीज़ें कर सकते हैं हम। दूसरा होता है जो इलीगल फेलिंग ऑफ ट्रीज, यानी कि कोई भी पेड़ जाके काट दिया जिन्हें फेल के खातिर हम ये सारी चीज़ें होती है, तो ये सारी चीज़ों को बंद करना है जो जेएफएम के अंडर होता है, और बहुत सारे एरिया में ये प्रोसेस सक्सेसफुल भी हुआ है, ठीक है। और इलीगल इंक्रोचमेंट, ये जैसे फॉरेस्ट एरिया की मैनेजमेंट की बात की तो इलीगल पोचिंग भी हम कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें इंक्रोचमेंट, पोचिंग या जो भी हो, ये जेएफएम के अंडर आते हैं कि उस एरिया को प्रॉपर प्रोटेक्ट भी करना है, रिसोर्स को मैनेज भी करनी है, और अगर कोई डिग्रेडेड है वहाँ पे पार्ट अभी भी, तो उसको रीजनरेट भी करना है, रीजुविनेट भी करना है। तो ये चीज़ें जेएफएम के अंडर आते हैं। और जैसे हम नॉर्मल जो भी पॉइंट्स मैं बताई हूँ ये सारी है, ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्यूल वुड इज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड इन जेएफएम एरिया। जेएफएम एरिया में जो फ्यूल वुड, क्योंकि वहाँ पे लोकल बॉडीज़ है, लोकल कम्युनिटीज़ है, उनको वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है। अब फॉरेस्ट रिसोर्सेज में उनको किचन वर्क के लिए, खाना बनाने के लिए जितना शायद लकड़ी की या जिस चीज़ की ज़रूरत है, उसके लिए अगर वो एक अच्छा खासा पेड़ को काट डाले तो वो सही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उनको जितना ज़रूरत है वो पेड़ की 2-3 टहनी से भी काम चला सकते हैं, पर उन्होंने क्या किया कि पूरा पेड़ काट दिया। तो ऐसे काम ताकि ना हो, ये सारी चीज़ें ना हो, ये जेएफएम के अंडर आता है, ठीक है। तो मेनली जेएफएम टू एसएफएम हम कह सकते हैं कि जेएफएम हैज इम्प्रूव्ड द सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि एसएफएम को, जेएफएम ने एसएफएम को इम्प्रूव किया है। तो ये आता है जेएफएम के बेनिफिट्स में। क्या बोल रही थी, फेलिसिटेटिंग, भगवान। खैर, नेक्स्ट देखते हैं जेएफएम सेल, कोऑर्डिनेशन विथ स्टेट गवर्नमेंट। जेएफएम सेल की क्या बात की जा रही है, कोई भी जगह पे कुछ काम हो वहाँ पे एक सेल नहीं, जेल नहीं जा, सेल बनानी होती है, एक मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है जो इस काम को अंजाम तक पहुँचाने के लिए एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू ये चीज़ें हो रहा है या नहीं वो देखते हैं। तो जेएफएम सेल जनरली क्या है, जेएफएम का जो काम है, अब ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं गए एक दिन के लिए और वहाँ पे सारा जो भी काम है रीजनरेशन करना, ये करना नहीं होता है, एक दिन में तो नहीं होगा। इसके लिए प्रॉपर टाइम चाहिए, वे चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, मॉनिटरी फंड्स चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट और
मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, स्टेट गवर्नमेंट और जो लोकल डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स है, लोकल बॉडीज़ है, ये सारी सब मिलके एक कमेटी बनाया है, ठीक है, जिसमें पॉलिसीज़ होता है जिनको प्रॉपरली फॉलो की जाएगी एंड कुछ ऑफिशियल्स होंगे, ऑफिसर्स होंगे जो जिनको एक अथॉरिटी दी जाएगी जगहों की से जो भी प्रोसेस चल रहा है उनके एक एक पार्ट की। तो ऐसे जो बॉडी एक सेल ऐसे ही बनता है जो जेएफएम सेल है। तो ऐसे देखा गया है कि 11 स्टेट जिन्होंने जेएफएम नोडल ऑफिशियल्स को अपने अपने स्टेट में जेएफएम सेल बनाया है और इनिशिएटिव की गई है, नोड ऑफिशियल्स को अपॉइंट किए गए हैं, तो जेएफएम सेल के अंडर आता है ये सारी चीज़ें, ठीक है, जैसे 11 स्टेट्स में ये हुआ है। तो ये हो गया जेएफएम सेल की बात, ताकि मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से हो, तो ये जेएफएम सेल बना है। अब जेएफएम सेल की बात हो गई, एक टर्म आता है बीच में, जेएफएम इंटेंसिटी। जेएफएम इंटेंसिटी बेसिकली क्या है, ये हमारे जो जेएफएम के बारे में पढ़ रहे थे उसमें से थोड़ा डिफरेंट में आता है कि जैसे हम वाई, वेयर, व्हेन ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे, तो ये जेएफएम इंटेंसिटी एक टर्म है, आपको नॉर्मली कहीं पे पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स की क्वेश्चन आ सकती है कि व्हाट इज़ जेएफएम इंटेंसिटी। तो इसके लिए है जेएफएम इंटेंसिटी जो है ये ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरियाज अंडर जेएफएम, यानी कि अब स्टार्टिंग में ही सोच लीजिए एक स्टेट है जहाँ पे 20 फॉरेस्ट एरियाज है, जिनमें से 17 डिग्रेडेड है। तो ऐसा होना बहुत ही ख़राब पोजीशन मानी जाएगी, खैर 17 डिग्रेडेड है। तो उन एरियाज़ को हम एक ही टर्म में एक साथ जेएफएम के अंडर नहीं ला सकते, हमें पहले देखना पड़ेगा ना, हम जेएफएम जो प्रोसेस कर रहे हैं एक एरिया में, हमें जेएफएम प्रोसेस को करके देखना होगा ये इफेक्टिव हो रहा है या नहीं, कि हम इस प्रोसेस के थ्रू इस वे में इन चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर पा रहे तो हम कुछ और रूल्स, कुछ और रेगुलेशंस या फिर कोई और कमेटी या बॉडी आएंगे जो इस प्रोसेस को हैंडल कर पाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आती है। तो जेएफएम के अंडर पहले हम देखेंगे कितना सक्सेसफुल रहा। पहला जो जेएफएम के अंडर आया था वो सक्सेसफुल हुआ था, इसीलिए ही जेएफएम को इतना और भी एरियाज उसके अंडर आए। तो यही चीज़ है कि जेएफएम जो है धीरे धीरे कितना ज़्यादा एरिया इस प्रोसेस के अंदर आ रही है, इस प्रोसेस के अंडर आ रही है, वो चीज़ देखना कंपलसरी है। तो ये मेन है कि जेएफएम इंटेंसिटी मतलब कितने एरिया जेएफएम के अंडर आते हैं, वो मेन बात है कि जेएफएम इंटेंसिटी कितने एरिया इंक्रीज़ हो रहे हैं धीरे धीरे वो, और कितने कमिटीज़ बन रहे हैं जेएफएम के, स्टेक होल्डर्स ज़्यादा एनजीओज इंक्लूड हो रहा है जेएफएम के अंडर आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब इंक्रीज़ हो रहा है, जेएफएम कमिटीज़ का हो, जेएफएम एरियाज़ का ही है, या फिर जो भी एनजीओज, पार्टिसिपेटरी ऑर्गेनाइजेशंस है, जो भी है, कितना इंक्रीज़ हो रहा है वो इंटेंसिटी है। जैसे हम कहते हैं ना इंटेंसिटी इंक्रीज़ होता है, तो ये वही चीज़ है, ठीक है। तो ये सारी हो गई जेएफएम इंटेंसिटी के अंदर। कुछ ज़्यादा बोल दिया ना, ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम थोड़ा कम बोलने की कोशिश करूँगी, एक ही चीज़ 10 बार नहीं बोलना है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन सोशल फॉरेस्ट्री एंड जेएफएम। एक ये टर्म भी है सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री क्या है और जेएफएम क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है? द एसेंशियल डिफरेंस मतलब सोशल फॉरेस्ट्री और जेएफएम में जो मेन डिफरेंस है, सोशल फॉरेस्ट्री में क्या किया जाता है कि लोगों को फॉरेस्ट एरिया से बाहर की जाती है, ताकि जैसे हम फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कोर जोन है, होता है ना कभी कभी एनिमल्स या ट्रीज़ या फिर मेडिसिनल प्लांट्स की जो हम बात कर रहे थे, तो इन सब चीज़ों को जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज़, कोर जोन्स, तो वहाँ पे क्या की जाती है, प्रोटेक्टेड एरियाज़ में आप देखेंगे वहाँ पे
उस जगह के कुछ अथॉरिटी, कुछ लोग के अलावा कोई इंटर नहीं कर सकते, पर ये लोकल पीपल वहाँ पे इंटर नहीं कर सकते। कोई हायर अथॉरिटी होता है जिसके अंडर कुछ लोग काम करते हैं, वो एंटर कर सकते हैं। पर जेएफएम में की जाती है, जेएफएम का तो मेन काम वही है ना, वहाँ पे लोकल बॉडीज इन्वॉल्व होते हैं, लोकल पीपल इन्वॉल्व होते हैं। तो जहाँ पे लोकल पीपल ऑलरेडी इन्वॉल्व है वही प्रोटेक्ट कर रहे हैं उस एरिया को। तो वही बात होती है कि सोशल फॉरेस्ट्री में लोकल पीपल को इन्वॉल्व की नहीं जाती है, पर जेएफएम में मेनली उन्हीं को इन्वॉल्व की जाती है, लोकल कमिटीज़ को इन्वॉल्व की जाती है। किसके लिए? कोई उस एरिया को ख़राब करने के लिए नहीं, उस एरिया को मैनेज करने के लिए, और उनको भी उससे बेनिफिट हो, उनको भी फाइनेंशियली उनकी सिचुएशन इम्प्रूव की जाती है। तो ये सारी चीज़ें तो लोकल कमिटी को, लोकल पीपल को इन्वॉल्व की जाती है जेएफएम में। और सोशल फॉरेस्ट्री में लोकल पीपल इन्वॉल्व नहीं होते, पीपल को उन एरिया से दूर रखा जाता है। तो ये चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड लोकल कम्युनिटी की ही जॉइंट मैनेजमेंट प्रोसेस होती है जेएफएम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रूल्स। हर चीज़ को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए एक रूल की ज़रूरत होती है। जैसे आप लोग अपनी पढ़ाई को भी प्रॉपरली मैनेज करने के लिए रूल्स तो बना के रखते हो कि ये अभी पढ़ना है, इसको ऐसे पढ़ना है, इसको ये करना है। तो वैसे ही गवर्नमेंट ने भी आप लोगों से ये सीख लिया है, तो वो भी अब प्रॉपर रूल्स फॉलो करके जेएफएम का काम करेंगे। तो प्रॉपर रूल्स क्या है? इसको जेएफएम इसको बेसिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट यूनिट माना जाएगा, जहाँ पे जेएफएम कमेटी जो है और जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री के अंडर जो भी आते हैं अथॉरिटीज़, इनमें एक मेमोरेंडम साइन होगा, और इनको जेएफएम जो कमेटी है उनको, मतलब स्टार्टिंग में वो लोग आएंगे, बेसिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट का यूनिट माना जाएगा। वो इनका मेन काम फॉरेस्ट मैनेजमेंट का है, और अदर कोई भी पॉलिटिकल या कोई इश्यूज इसमें नहीं है, इसीलिए इनको बेसिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट यूनिट माना जाएगा। और स्टेट गवर्नमेंट के साथ इसका एक टाई अप होगा, मेन बात ऐसा कह सकते हैं। अब उनको, जैसे हम बात कर रहे थे कि प्रॉपर एरिया मैनेजमेंट करने के लिए हमें फंडिंग की ज़रूरत है, तो वो गवर्नमेंट उनको एडिक्वेट फंडिंग देंगे, एंड जो स्टेक होल्डर्स होंगे, एनजीओज होंगे, ये सारे एक इसमें इन्वॉल्व होंगे, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा इनका। तो इनको अथॉरिटी भी दी जाएगी कुछ मेंबर्स को और इन कमिटीज़ को, कि अदर जो पार्टिसिपेट है जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनको इंसेंटिव्स दे पाए। मतलब ये जो कमेटी बनेगी, हम ऐसे कह सकते हैं, इसमें लोकल पीपल इन्वॉल्व है। अब लोकल पीपल को तो इतना नहीं पता होगा ना कि प्रॉपर बेसिक लेवल जो पीपल होंगे उनको इतना कागज़ या इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा, पर उन तक उन्होंने काम किया है, तो काम के बदले उनको जो पैसे मिलने वाले, कैसे मिलेंगे, क्या होगा, ये डिसाइड करता है जेएफएम कमेटी। हेल्प आएगी स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, और जेएफएम कमेटी के जो मेंबर है प्रॉपरली उन तक वो पैसे पहुँचे, सही से काम हो, वो भी सही से काम करे, और उन तक पैसे भी सही से पहुँचे, ये सारी चीज़ें देखना, जो भी और पार्टिसिपेंट्स है वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें जेएफएम कमेटी देखने वाली है। ठीक है, क्योंकि जेएफएम कमेटी के भी मेंबर्स काम करेंगे, और लोकल बॉडीज़ बेसिक लेवल पे जो काम फॉरेस्ट मैनेजमेंट का काम वो तो लोकल बॉडीज़ करे, उनको मैनेज करने के लिए जेएफएम कमेटी है। जेएफएम कमेटी को फंडिंग कर रहा है स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ही ये कमिटीज़ बनाई गई है ताकि वो लोकल लेवल पे भी काम कर सके। और इसमें जो अप्रोचेस होंगे, प्लान ऑफ एक्शन होंगे, फॉरेस्ट, लैंड, विलेज, कॉमन एंड प्राइवेट लैंड, ये सारे एरिया को कवर करेगा, और हॉलिस्टिक अप्रोच होगा, प्रॉपर वे में होगा, और इक्वली ये डिवाइडेड होगा। तो ये सारी चीज़ें इसके रूल्स में आते हैं, और इसीलिए जेएफएम कमेटी को हम ऐसे कह सकते हैं गार्जियन ऑफ फॉरेस्ट, क्योंकि वो प्रॉपर गार्जियन होते हैं। वो लोकल पीपल काम करते हैं
और उनको काम करवाना, कैसे काम करना है, क्या मैनेज करना है, जो भी करना है वो कमेटी उन चीज़ों की देखभाल करती है। वो रिपोर्ट बनाते हैं, फिर वो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास वो इशू करते हैं। ये सारी चीज़ें उनका ऑफिशियल वर्क है। तो इनके इसी काम के लिए जेएफएम कमेटी को हम गार्जियन ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं। और वो चाहे तो एडवांटेज ले सकते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटिव का और फिनेंशियल पोजीशन का, ये सारी चीज़ों का, बट वो बेसिक लेवल पे काम करना, प्रेफरेंस उनका ये है कि बेसिक लेवल पे फॉरेस्ट मैनेजमेंट पे काम करेंगे। और इसके अलावा भी जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनके मैनेजमेंट भी जेएफएम के अंडर आते हैं। जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में हम पहले देखें तो टिम्बर और इन सब चीज़ें आते हैं, तो इसके अलावा भी अगर जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है, और स्टार्टिंग में हमें दिमाग में टिम्बर आएगा, बट जो नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स है वो उनके मैनेजमेंट भी जेएफएम के अंडर आते हैं। एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, क्योंकि लोकल पीपल को तो वो इन्वॉल्व है इस चीज़ में, पर प्रॉपरली कैसे काम करना है तो उनका कैपेसिटी बिल्डिंग भी तो ये कमेटी ही उनको ट्रेनिंग देंगे कि आपको इस तरह से ये काम करना है, आप ये चीज़ देखोगे, आप वो चीज़ देखोगे, तो ये सारी चीज़ें कमेटी करेगा। तो कैपेसिटी बिल्डिंग और जो भी स्टेक होल्डर्स का काम होता है, ये सारी चीज़ें जेएफएम कमेटी के अंदर आ जाते हैं। तो ये हो गया इनका रूल्स रेगुलेशंस, मेनली ये है गार्जियंस ऑफ फॉरेस्ट। नेक्स्ट आता है की एरियाज नीड टू अटेंशन। वही सेम चीज़ें हैं, क्या देखेंगे जेएफएम में हम अभी से जो बात कर रहे थे वही चीज़ें हैं कि इनकम जनरेशन करेंगे, इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ फॉर वुमेन। आप अगर जो रूरल एरियाज़ है, जो एकदम इंटीरियर एरियाज़ में देखोगे, तो वहाँ पे अब ये देखना कि वहाँ पे जो वुमेन हैं वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं इन फॉरेस्ट के कामों में। जैसे हम लकड़ी काट के लाने की बात कर रहे हैं, इन सब चीज़ों की बात करें, तो वहाँ पे अगर पानी की भी कोई वर्क हो या जो भी हो, इनमें वुमेन ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो वो ज़्यादातर इस जेएफएम प्रोसेस में ना वुमेन लोगों को ज़्यादा इन्वॉल्व की गई है। और भी तो उनको, ताकि उनके काम का एक रिम्यूनरेशन मिले, एक इंसेंटिव मिले, उनका इनकम जनरेट हो, तो ये चीज़ें जेएफएम के अंडर देखी गई है। हम रिसोर्स को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि इस लेवल पर प्रोटेक्ट करेंगे कि उन रिसोर्स को हम यूज़ ही नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं। क्योंकि मैक्सिमम जो एरियाज़, जो लोग इन्वॉल्व है या फिर जो फॉरेस्ट एरियाज़ के फॉरेस्ट साइड एरियाज़ में रहते हैं, उन लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी की भी देखना है, वो भी जेएफएम को देखना है, क्योंकि वो टोटली फॉरेस्ट एरिया पे डिपेंडेंट है, तो फूड सिक्योरिटी को देखना है। और ग्रेजिंग, जैसे हम कह रहे थे, एक एरिया अगर फुल्ली डिग्रेडेड हो जाए तो वहाँ पे ग्रेजिंग पॉसिबल नहीं होता। तो तब क्या होता है, एक फॉरेस्ट एरिया में जाके सब जाके वहाँ पे अपने जो कैटल्स होते हैं, जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, उनकी ग्रेजिंग की बात करते हैं, तो वो भी ऐसे ना हो, प्रॉपर वे में हो, हम एक जगह को इस तरह से बना पाए कि हाँ यहाँ पे ग्रेजिंग हो सकता है, जो डिग्रेड ऑलरेडी हो चुका है उसको रीजनरेट करके। तो ये सारी चीज़ें, ग्रेजिंग एंड लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, ये जेएफएम के अंडर आ जाते हैं। एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का प्रमोशन भी करना है ताकि हम यूजेस बढ़ा सके, तो ये सारी चीज़ें जेएफएम के अंडर आते हैं। अब जेएफएम की बात कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव देख लिया, एम देख लिया, इसकी सारी चीज़ें हम जान गए कि जेएफएम क्या है, बेसिकली ये क्या काम करते हैं, किन को इन्वॉल्व करते हैं, क्या करते हैं। अब देखते हैं, ये जेएफएम स्टार्ट तो हुआ था 1972 में, उसके बाद स्टेटस क्या है इसका, क्योंकि हर जगह तो ये सक्सेसफुल होके नहीं निकला है, इसकी जो भी प्रोसेस है, जितना भी है, अब हर चीज़ हर जगह सक्सेसफुल नहीं होते। तो वही देखते हैं इंडिया में जेएफएम का स्टेटस क्या है। 28 states in Indian Union declared the policies and formed 90,000 JFM committees. 28 स्टेट में 90,000 जेएफएम कमेटी बनी है और उन्होंने अराउंड 20 मिलियन हेक्टर्स लैंड एरिया की अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। 90,000 जेएफएम कमेटीज़ और 20 मिलियन हेक्टर्स एरिया के प्रोटेक्शन के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है एरियाज़ के रीजनरेशन, प्रोटेक्शन, इन सारी चीज़ों में 28 स्टेट में। इसके अलावा भी जेएफएम के अलावा भी कुछ सेल्फ इनिशिएटेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ग्रुप्स होते हैं। तो
इन लोगों ने भी स्टेट ओन जो फॉरेस्ट है और जो पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट्री है उस प्रिंसिपल को फॉलो करके इन लोगों ने भी फॉरेस्ट मैनेजमेंट का काम की है, जेएफएम के अलावा भी, ये भी याद रखना। बट जेएफएम के अंडर जैसे 90,000 कमेटी बनी है, क्योंकि हर एक एरिया में हम कमेटी बना रहे हैं ना, जो वहाँ के गार्जियन बनते हैं। तो अब ये नहीं कि जेएफएम के बस एक ही कमेटी है और वही बस गार्जियन है पूरे इंडिया में, ऐसा नहीं है। हर लोकल बॉडीज़ को जब हम इन्वॉल्व करते हैं, लोकल पीपल को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें हम वहाँ पे कमेटी भी अलग अलग बनती है, छोटी छोटी एरियाज़ में एक कमेटी बनती है। तो ऐसे ही 90,000 कमेटी बनी है जिन्होंने 20 मिलियन हेक्टेयर एरियाज़ को अभी तक प्रोटेक्ट किया है, मैनेज किया है। और भी देखते हैं, या कुछ डेटा है, एक पॉज देती हूँ, आप लोग रीड आउट करो। फॉरेस्ट पॉलिसीज़ यूज़ हुई है, हॉलमार्क्स, मतलब ये सारी चीज़ें ना, जैसे मैं बता रही थी कि मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा दिया है, इतना तो क्वेश्चंस नहीं आते, पर ये चीज़ें जानना भी ज़रूरत होती है ताकि हमें समझ में आए कि जेएफएम गया कैसे। इसको नहीं जानोगे तो आगे जाके अच्छा क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, कहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है, आपको ये पता होगा कि जेएफएम का इम्प्रूवमेंट हुआ है, चीज़ें कहीं पे सक्सेसफुल रही है, कहीं पे नहीं रही है, पर कहाँ पे कितना इंक्रीमेंट हुआ है, कितना इंक्रीज़ हुआ है, ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो ऐसा नहीं कि आपको ये नंबर्स उसी तरह याद रखना है, जो भी नंबर्स है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जस्ट रीड आउट करो, एक जान लो कि अच्छा इतना था, इस ईयर में इतना था, नेक्स्ट ईयर में इतना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जेएफएम ने बाय 2002 कितने एरिया कवर की है, कितने फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमिटीज़ बनी हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। तो एक बार नंबर्स या फिर ये जो भी स्लाइड है इसको रीड आउट कर लो, मैं हर डिटेल डिस्कस नहीं कर रही इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें कितने फैमिलीज इन्वॉल्व हुए हैं, अबाउट ये जो है ये डेटा है, और हमें हर रोज़ तो डेटा नहीं मिलता, हम पुराने डेटाज के, जैसे हम बाई 2002, अभी है 2021, अभी हम जो डेटा है हमारे पास है वो 2002 के डेटा है, तो उस हिसाब से हमने डिस्कस किया। अभी और भी एरिया जेएफएम के अंडर आई है, इंक्रीमेंट हुआ है, कहीं पे अनसक्सेसफुल रहा है, ऐसी चीज़ें हुई है। बट जेएफएम के प्रोसेस में देखा जाए, कुछ डेटा जैसे सेंसर्स होता है, तो उस हिसाब से ऐसे ही कुछ डेटा है जो आप एक बार देख लो, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है इसमें जो अंडरलाइन की गई है, जो इम्पोर्टेंट है ना वो मैंने बोल्ड में या अंडरलाइन में रख दिया है, तो उसको याद रखो चलेगा, बाकी जस्ट एक बार रीड आउट कर लो। ओडिशा हाईएस्ट नंबर ऑफ जेएफएम कमेटी बनी थी, जितने स्टेट है वहाँ पे ओडिशा में हाईएस्ट नंबर ऑफ जेएफएम कमेटी है, ठीक है। जो हम स्टेट्स की बात करते थे, जितने जगहों की बात कर रहे थे कि हर जगह तो जेएफएम 28 स्टेट्स की बात कर रहे थे हम, जेएफएम कमेटी बनी है, तो इसमें सबसे ज़्यादा ओडिशा में बनी है, ठीक है। अब जेएफएम, जब जेएफएम की बात करी थी, हमने ये देखा कि इसका जो स्टार्टिंग था वो कहाँ पे था, वेस्ट बंगाल में, नेक्स्ट इसका आया था हरियाणा में। तो क्योंकि इसका स्टार्टिंग वेस्ट बंगाल में था, तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि उसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। जैसे हम बोल रहे थे कि वेस्ट बंगाल को जानना है, वेस्ट बंगाल के मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट के अराबारी में ये स्टार्ट हुआ था। वहाँ पे कौन स्टार्ट किए थे ये जेएफएम प्रोसेस, एक्चुअली उस टाइम पे उसका नाम ये नहीं था कि जेएफएम है, उन्होंने एक प्रोसेस स्टार्ट की थी, किस लिए की थी, वो कौन थे, एक सिल्वीकल्चरिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थे वो, उन्होंने लोकल कम्युनिटी के लोकल पीपल को थोड़ा इंसेंटिव देके, कुछ पैसे देके उन्होंने कहा कि ये जगह है, एक साल फॉरेस्ट था एक जगह पे, तो उन्होंने कहा ये साल फॉरेस्ट डिग्रेडेड हो गया है, तो इसको मैनेजमेंट की ज़रूरत है, तो आप लोग ये काम करो। तो इसमें उन लोगों ने उन्होंने थोड़ा इंसेंटिव दिया उनको, तो उन्होंने पैसे के बदले ये काम कर दिया लोकल पीपल ने, क्योंकि वो अकेले नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने कहा आप लोग थोड़ा हेल्प कर दो, मैं आप लोगों को पैसे दूंगा, तो आप, मैं तो नहीं, मतलब अथॉरिटी की तरफ से आप लोगों को थोड़ा पैसे मिलेगा, तो आप लोग ये काम कर दो, तो ये साल फॉरेस्ट एरिया है, ये डिग्रेड हो चुका है, इसको ये ख़राब हो जाएगा, आप लोग को ऐसे 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 काम करना है, उन्होंने बता दिया।
तो लोगों ने काम किया और देखा गया कि ये सक्सेसफुल भी रहा। तो वो डिग्रेडेड जो फॉरेस्ट एरिया, वहाँ पे उन लोगों ने सक्सेसफुली क्या किया, इलीगल फेलिंग ऑफ ट्रीज, जिसको मैं फैसिलिटेटिंग कर रही थी, पता नहीं क्यों इलीगल फेलिंग ऑफ ट्रीज और ओवर ग्रेजिंग, फायर, इंक्रोचमेंट, ये सारी चीज़ों को ना उन लोगों ने बंद किया, प्रोटेक्ट किया इन सारी चीज़ों से, और जगह को रिजुविनेट भी किया उन लोगों ने। तो इसकी वजह से इसी टाइम पे स्टार्ट हुआ, तब इसका नाम जेएफएम नहीं था, पर ये देखा गया कि हाँ ये तो सक्सेसफुल रहा। तो ऐसे ही काम ये, और ये एक साल फॉरेस्ट था डिग्रेडेड, तो वहाँ पे अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो ऐसे ही हम किसी और फॉरेस्ट में ट्राई कर सकते हैं जो ऐसे डिग्रेड हो चुका है, या फिर वहाँ पे शायद इलीगल काम ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए अगर हम लोकल पीपल, क्योंकि लोकल पीपल को क्या होता है, एक जगह पे आप रहते हो, आपको उस जगह के बारे में ज़्यादा पता होता है, पर एक इंसान जो बाहर से आ रहा है उसको इतना नहीं पता होता है। तो आप, क्योंकि आपको ज़्यादा नॉलेज है, तो आप उस जगह को प्रोटेक्ट भी ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। आपको पता है कि इस जगह से प्रॉब्लम आ सकती है, जिसको नॉलेज नहीं है उसको नॉलेज गेन करने में टाइम लगेगा। तो यही चीज़ें हैं। तो फिर सोचा गया कि चलो यहाँ पे अगर ये सक्सेसफुल रहा तो हम दूसरी जगह भी ट्राई कर सकते हैं, दूसरी जगह पे भी देख। तो ऐसे ही जेएफएम जो प्रोसेस है वो वेस्ट बंगाल में फर्स्ट स्टार्ट हुआ था, इसके बाद दूसरी जगहों पे धीरे धीरे ये बढ़ता गया। और वेस्ट बंगाल में जैसे अभी हम कह सकते हैं मोर देन 60% जो एरियाज़ है, फॉरेस्ट एरियाज़ है, वो जेएफएम के अंडर आते हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल में मोर देन 60% फॉरेस्ट एरियाज आर अंडर जेएफएम, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये वैसे हर एक स्टेट के बारे में हम डिस्कस नहीं करना है, पर मुझे लगा ये थोड़ा आप लोगों को पता हो कि त्रिपुरा में भी, क्योंकि हर एक स्टेट में जेएफएम है, ठीक है, और हर चीज़ को मैं डिस्कस नहीं करूँ। स्टार्टिंग जिसमें है वेस्ट बंगाल, तो ठीक है। दूसरा ये है क्योंकि जेएफएम प्रोसेस और भी जो है वहाँ पे तो स्टार्ट हुआ था, ठीक है, पर और भी इसको अच्छे तरह से निभाए थे त्रिपुरा में, क्योंकि त्रिपुरा में फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा है और मैक्सिमम लोग वहाँ पे फॉरेस्ट एरियाज पे ही डिपेंडेंट है। वो ताकि फायरवुड हो, फ्रूट्स हो, बैम्बू है, या जो भी नॉन फॉरेस्ट चीज़ें हो, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हो, जो भी हो, उस पर डिपेंडेंट है वहाँ के लोकल पीपल। तो इसीलिए हम कह सकते, अब वेस्ट बंगाल में जैसे मैनेजमेंट हो रहा था इसका तरीका थोड़ा अलग था, या फिर इसका प्रोडक्शन ज़्यादा था फॉरेस्ट का। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि त्रिपुरा जो है फॉर जेएफएम के जो इनोवेटिव प्रोग्राम होते हैं, प्रॉपर प्रोसेस जो होता है, तो उसको फॉर्मुलेट करने में ये त्रिपुरा पायनियर एक्टिविटी इसने की थी। तो इस वजह से मैंने त्रिपुरा को इन्वॉल्व किया है, वरना हर एक स्टेट को डिस्कस करना तो पॉसिबल है नहीं। और ये कुछ डेटा है जो जेएफएम के अंडर आते हैं, काम कर रहे हैं, और लोकल मेंबरशिप भी है, जेएफएम कमिटीज़ भी है, तो ये उसके ऊपर एक डेटा है। ठीक है, ये त्रिपुरा में। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि त्रिपुरा जो जेएफएम की जो इनोवेटिव आइडियाज़ है, जो इनोवेटिव एक्टिविटीज़ है, तो उसके लिए पायनियर पार्ट त्रिपुरा का है, तो इसलिए त्रिपुरा मैंने इंक्लूड किया। तो ऐसे हम वेस्ट बंगाल देख लिए, त्रिपुरा देख लिए। अब दूसरे को नहीं देखेंगे, जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, क्योंकि मैं जितना इसमें इंक्लूड करूँगी वो ज़रूरत इतना है नहीं कि हर एक स्टेट के बारे में हम इतना जानें। थोड़ा बहुत वैसे भी मैंने ज़रूरत से ज़्यादा ही कर दिया, तो आप लोगों को बोरिंग भी लग सकता है ये लेक्चर। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, पर अब पढ़ लेना, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट है। पढ़ाई तो बोरिंग होता ही है कभी कभी। खैर जोक्स अपार्ट, तो हमें जो डेटा मिला है, जो डेटा हमारे पास है, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये 3 स्टेट है जो मोस्ट एडवांस स्टेट इन टर्म्स ऑफ स्पेशल कवरेज ऑफ जेएफएम। स्पेशल कवरेज ऑफ जेएफएम का जो स्पेशल कवरेज है उसमें एडवांस स्टेट के नाम पे हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल इनको कह सकते हैं। अब ये देखना है कि मतलब यहाँ पे जेएफएम ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहा है, और इनका जो प्रोसेस है वो बहुत इफ़ेक्टिव भी है, पर पायनियर त्रिपुरा उसका है। तो ये सारी चीज़ें। और अब ये हमने देखा है कि जेएफएम हर जगह सक्सेसफुल नहीं हुआ, कुछ जगह अनसक्सेसफुल भी रहा है, इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी नहीं हुआ। तो ऐसी कुछ स्टेट्स हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर,
सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, इन जगहों पे लीस्ट एडवांस है। ये जगह जेएफएम के अंडर इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो ये हो गया हमारा जेएफएम का वो डेटा। नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, थोड़ा और रह लीजिए, या फिर आप वीडियो को अभी बंद करके बाद में भी सुन सकते हैं, आपके पास तो ये ऑप्शन है। तो जेएफएम का जो प्रोसेस है वो देख लेते हैं, वो क्या है, जेएफएम का क्या प्रोसेस है। 1993 सॉरी प्रोसेस क्या बोल रही हूँ, प्रोग्रेस, सो सॉरी मैंने प्रोसेस पढ़ा, क्योंकि तब से मैं भी बोले जा रही हूँ तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गई। ये सारी चीज़ें ना एक टाइम पे पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, थोड़ा ब्रेक लेनी चाहिए ना, टी ब्रेक है। प्रोग्रेस, जैसे हम प्रोग्रेस की बात कर रहे थे, जेएफएम का कहाँ पे इम्प्रूव सक्सेसफुल रहा, कहाँ पे इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, ऐसे बात कर रहे थे। तो उसमें प्रोग्रेस कैसा हुआ जो हम देख रहे थे, उसका भी छोटा सा डेटा देख लेते हैं। 1993 में 1990 में वहाँ पे स्टार्ट हुआ था, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुए थे इसमें, ये सारी चीज़ तो हम जान गए। तो 1993 जब सर्कुलेशन स्टार्ट हुआ था, उसके बाद 3 इयर्स लेटर, तब क्या गया देखा गया था कि सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस मिला है वेस्ट बंगाल, ओडिशा, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान एंड त्रिपुरा को। और ये देखो यहाँ पे आ गया फैसिलिटेटिंग, तो एंड ये स्टेट गवर्नमेंट फैसिलिटेशन, वो गवर्नमेंट जेएफएम प्रोसेस को इंस्टीट्यूशनलाइज करे थे इनको, जो प्रोसेस था उसका, जो इन स्टेट्स में जो जेएफएम प्रोसेस था उसको। और ये सारी जगहों पे प्रॉपर 3 इयर्स लेटर जब जेएफएम गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुआ था, क्योंकि पहले तो लोकल बॉडी से काम करवाए थे, छोटे मोटे ग्रुप्स में हुए थे। तो इसके बाद जब ये सारे इन्वॉल्व हुए, स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुए, तो उसके बाद ये सारी जगहों पे प्रोग्रेस कितना हुआ उसका डेटा है। ठीक है, ये थोड़ा याद रखिएगा कौन से स्टेट्स में, ये नेक्स्ट पार्ट अगर ना भी रखो, फर्स्ट पार्ट में आपको याद रखना है कि कौन से स्टेट्स में ये सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट ये 93 की बात हो रही थी, 3 इयर्स लेटर। उसके बाद बाई 2000 कितना स्क्वायर किलोमीटर, अराउंड 40% एरिया टोटल, जैसे हम 41% वेस्ट बंगाल में देख रहे थे, पर इस जगह पे मतलब ओवरऑल इंडिया में अराउंड 40% एरिया जेएफएम के अंडर आए थे। ठीक है, और 22 में ये और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था। ये डेटा है, ये इतना नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा है, जस्ट नॉर्मल रीड आउट कर लो, या इसमें और बहुत सारी चीज़ें आपको रीड आउट करोगे तो चलेगा, पर जो मेन बातें हैं कि जेएफएम क्या है, कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, इसके एम क्या है, और ऐसी छोटी मोटी जो अंडरलाइन चीज़ें हैं कि कौन सी स्टेट एक पायनियर स्टेट हम कह सकते हैं जेएफएम के लिए, या फिर कौन सा इसका स्टार्टिंग कहाँ पे हुआ था, सेकंड जेएफएम कौन सी स्टेट में की गई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है छोटी मोटी, और जो इतने डेटा है, नंबर्स है, ये इतना ना भी रखोगे तो भी चलेगा, पर कितने स्टेट में हुआ था या फिर ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा याद रखना है। ठीक है, अब जैसे हम देख रहे थे जेएफएम में क्या हो गया कि वुमेन की पार्टिसिपेशन को बहुत ज़्यादा, वुमेन को ये लोग बहुत इन्वॉल्व किए, और उनके पार्टिसिपेशन के ऊपर, उनके इनकम जनरेशन के ऊपर ध्यान दी गई है जेएफएम में। तो क्या प्रोसेस लगाया गया है वुमेन इन्वॉल्वमेंट पे, ये देखते हैं। तो ये कहा गया है कि जेएफएम की जो कमेटी है, उसके जो जनरल बॉडी मेंबर्स हैं, उनमें 50% वुमेन होना कंपलसरी है। ठीक है, और जो जनरल बॉडी मीटिंग होती है, उनमें भी जितने लोग प्रेजेंट रहेंगे, उतने लोगों में 50% वुमेन प्रेजेंट रहना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो इन लोगों ने वुमेन पार्टिसिपेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। उन लोगों ने काम के लिए भी, और जो कमिटीज़ बनी हैं, अथॉरिटीज़ बनी हैं, उसमें भी, लोकल लेवल पे काम पे भी, जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट का काम है, और उस काम को संभालने के लिए, उस काम को मॉनिटर करने के लिए भी जो कमिटीज़ बन रही है, उनमें भी वुमेन इन्वॉल्वमेंट को उन्होंने प्रायोरिटी दी है। और उन्होंने ये कहा है कि जो मैनेजमेंट कमेटी है और जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उनके जो मेंबरशिप होंगे, उनके जो मेंबर्स होंगे, उनके भी 33% वुमेन होना कंपलसरी है। और
जो कोरम है, जो इन मीटिंग्स को हेल्ड करेंगे, जो कोरम बना है उसमें भी 1/3 उस कोरम के जितने मेंबर्स होंगे तो उसके 1/3 भी वुमेन होना चाहिए। ठीक है। और ऑफिस बियरर्स जो है मैनेजमेंट कमेटी के, उनके भी एक मेंबर वुमेन होनी चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, वुमेन पार्टिसिपेशन जेएफएम में बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट आता है एनजीओ। हम एनजीओ की बात कर रहे थे कि जेएफएम में एनजीओ के इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। तो एनजीओ ने क्या किया है, विलेजेस में, विलेज कम्युनिटीज़ में और जेएफएम कमिटीज़ में, इन सब जगहों पे एनजीओ इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। जो भी जो मॉडल्स बनते हैं ना, और जेएफएम कमेटी के अलावा भी इनके जो पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट्री जो मॉडल्स बनती है जेएफएम कमिटीज़ में, तो उसमें भी एनजीओ इन्वॉल्व है। वो अपना भी मॉडल बनाते हैं, जो इशू होता है और क्रॉस चेक्स होता है। तो ये सारी चीज़ें एनजीओ का इन्वॉल्वमेंट इसलिए ज़रूरी है। और इसके अलावा क्या की जाती है कि जो फंडिंग होते हैं ना इनके, तो उस फंडिंग में एनजीओ के थ्रू, स्टेट गवर्नमेंट से जो पैसे आते हैं वो एनजीओ के थ्रू आते हैं, तो वो इन चीज़ों को भी मैनेज करते हैं। तो एक कमेटी है, कमेटी के अलावा अगर कोई विलेज के लोगों, विलेज कमिटीज़ को, एक तो जेएफएम कमेटी हुआ, एक विलेज कमेटी होता है। विलेज कमेटी मतलब लोकल पीपल को के भी जो कमिटीज़ होते हैं, तो उनको मैनेज करना, उनके लिए यहाँ पे एनजीओज़ भी कभी कभी होता है। जैसे हम बात कर रहे थे कि लोकल पीपल को ज़्यादा पता होता है उस जगह में कहाँ से क्या, अगर हम इलीगल इंक्रोचमेंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कहाँ से प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो उनका भी एक अपना एनजीओ होता है। तो वो अभी अपना एक लेआउट बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं कि किस तरह से, एक मॉडल बनाते हैं किस तरह से काम की जा सके। एक जेएफएम कमेटी सब कुछ इंस्ट्रक्ट करके, एक सब कुछ वेरीफाई करके एक प्लान बनाए कि हाँ हम ऐसे काम कर सकते हैं। पर इनको और पता होता है, तो ये अपनी तरफ से कुछ इन्वॉल्वमेंट देते हैं, काम तो करते हैं। ऐसा नहीं हमें हमेशा वो अंडर इंस्ट्रक्शन ही काम करें, वो अपना भी एक व्यू पॉइंट दे सकते हैं। तो उसमें जो एनजीओज़ होते हैं वो भी कह सकते हैं कि हाँ हमें तो पता है इस जगह के बारे में से, तो हमारा व्यू पॉइंट के थ्रू हम ऐसे भी काम सकते हैं। अब इन चीज़ों को कंपेयर करके, जान के जो फाइनल एक डिसीजन ली जाती है वो तो उनकी प्रोसेस में आते हैं, इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो ये एनजीओ का भी इन्वॉल्वमेंट होता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा। और जो पैसे भी आता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो एनजीओ के आजकल जो होता है, जो एनजीओ के थ्रू ही जाते हैं उसमें, तो ताकि प्रॉपरली लोगों को पैसे भी मिले, जो भी हो जो काम है वो एनजीओ संभाल लेता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक ये मेन जानना है कि जेएफएम कमेटी जैसा है, तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी उसमें एक कमेटी बनाता है जो अपना व्यू पॉइंट्स, अपना काम, उनका भी एक पार्टिसिपेशन रहता है इसमें। लोकल बॉडीज़ होता है, एनजीओ होता है, और कमेटी बनता है, स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब बहुत सारे लोग हैं इसमें। ठीक है। अब हम जो बात कर रहे थे, ये भी जानना ज़रूरी है कि जेएफएम बहुत जगह पे सक्सेसफुल हुआ है, तो उसमें तो समझ में आता है कि वहाँ पे अच्छे से काम हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है। पर कुछ जगह पे तो नहीं हुआ है, वो स्टेट भी हम देखें। तो क्यों नहीं हुआ है, रीज़न क्या है? रीज़न ये है, जैसे हमने ये देखा है ना, ये सुनने में ऐसा लगता है कि हाँ स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़ मिलके जॉइंटली काम करते हैं, पर अगर हम जब इसको डिटेल में, इसीलिए मैं और भी ज़्यादा आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि जब हम डिटेल में देख रहे हैं ना, हमें क्या चीज़ें देख रहे हैं, इसमें एनजीओ इन्वॉल्व है, इसमें एक कमेटी वहाँ पे बन रही है, एक कमेटी गवर्नमेंट की तरफ से है, एक लोकल बॉडीज़ की, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। बस ऐसा नहीं कि बस आ गए लोग, गवर्नमेंट की तरफ से 2 लोग आए और लोकल पीपल की तरफ से 2 लोग आए, चलो सब मिलके फॉरेस्ट को मैनेज करने लगे, ऐसा तो नहीं। कितने सारे कमिटीज़ है, कितने सारे रूल्स है, कितना कुछ रेगुलेशंस है, कितना कुछ है। तो ये प्रॉपरली अगर ना हो, इतने सारे लेवल है ना इसके, तो ये अगर प्रॉपरली मैनेज ना हो, हम लेवल्स को फॉरेस्ट मैनेजमेंट तो बाद में आता है, इन लेवल्स को भी मैनेज करना होता है, तब जाके फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपरली होता है। तो इन लेवल्स को मैनेजमेंट अगर प्रॉपरली ना हो तो वो अनसक्सेसफुल होगा। वही चीज़ें हैं कि लीगल स्टेटस जो है उनका ठीक ठाक नहीं है, फाइनेंशियल, अगर
लोकल बॉडीज़ को, लोकल पीपल को प्रॉपर फिनेंशियल एड अगर हेल्प प्रोवाइड नहीं की जाएगी तो वो लोग भी इतना नहीं करना चाहेंगे काम, या फिर थोड़ा बहुत ही करेंगे, तो जो आउटकम आनी चाहिए वो नहीं होगा, तो फिनेंशियल प्रॉब्लम्स भी रहते हैं। कभी कभी जो मैनेजमेंट प्लान या फिर जो भी बनता है अगर सही से ना बने, जैसे एनजीओ ने अपना एक प्लान बनाया और कमिटी ने प्लान बनाया, तो ये सारी चीज़ें फिर दोनों में क्लैश हो गए, एक प्रॉब्लम आ गई, तब जाके तो कोई काम ही नहीं होगा। ये चीज़ है। तो मैनेजमेंट प्लान्स अगर प्रॉपर्ली ना हो, एक डिसीजन पे वो लोग नहीं आ पाए, तो ये चीज़ें प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें वुमेन इन्वॉल्वमेंट को इतना ज़्यादा मायने दी गई है, तो अगर वुमेन आना ना चाहे, उनकी इन्वॉल्वमेंट प्रॉपर्ली ना हो, क्योंकि जो फिर फॉरेस्ट वर्क में, जैसे हम बात कर रहे थे कि इंटीरियर में वुमेन ज़्यादा एक्टिव है वहाँ पे काम करने में फॉरेस्ट के, तो ये सारी चीज़ें अगर वो पार्टिसिपेट प्रॉपर्ली ना करे तो चीज़ें नहीं होंगे। फिर रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा दे दिया, कुछ कर दिया, तो फिर बिगड़ जाएगा चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं और यही रीज़न हो जाता है। अब ये प्रॉपर्ली अगर मैनेज हो, कोलैबोरेशन प्रॉपर हो, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, तो इतने लोगों में अगर कोलैबोरेशन ना हो, एक कोऑर्डिनेशन ना हो, कोलैबोरेशन से भी ज़्यादा, कोलैबोरेशन तो चल रहा है पर कोऑर्डिनेशन अगर ना हो तो चीज़ें बिगड़ जाएगी। हम नॉर्मल कामों में भी देखते हैं, 2 लोग एक काम कर रहे हैं, 10 लोग तो आ तो गए, 10 लोग कम टाइम में वो काम को तो ख़त्म कर देंगे, पर 10 लोग अगर झगड़ने में बिज़ी हो गए तो वो काम नहीं होगा। तो यही चीज़ें है कि अगर प्रॉपर वे में मैनेज ना हो, क्योंकि इतना सारा स्टेजेस है इसका, तो वो अनसक्सेसफुल रह जाएगा। तो ये रीज़न है कि कुछ जगहों पे हुआ है कि जेएफएम अनसक्सेसफुल रहा। तो ये हुआ हमारा जेएफएम ख़त्म। एक कंक्लूशन है, 2 मिनट रुक जाइए। उसमें हम ये कह सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि ये हमारा आ गया मेन बात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें चाहिए तो सस्टेनेबली हमें फॉरेस्ट को भी मैनेज करनी है और हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को भी मैनेज करनी है, तब जाके हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल है। तो ये जेएफएम प्रोसेस जो है ये यही काम करता है, वो फॉरेस्ट को मैनेज करता है, इकोलॉजिकल बैलेंस को मैनेज करने की कोशिश करती है। तो और भी ज़्यादा, अब जहाँ पे सक्सेसफुल है बहुत अच्छी बात है, पर जहाँ पे नहीं है वहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि वो जेएफएम सक्सेसफुल रहे। तो यही प्रोसेस और अच्छे से मैनेजमेंट और अच्छे से हो तो ये जेएफएम और इम्प्रूव करेगा और जगह इसका इफ़ेक्टिवनेस बढ़ेगा और हमारे पढ़ाई में भी और सिलेबस में भी और चीज़ें ऐड होंगे। तो चलिए, ये सारी चीज़ें हैं। जेएफएम कंप्लीट हुआ। अगर आपको लगता है कि हाँ ये फिर भी सफिशिएंट नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गई आज, तो अगर आपको उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम लगता है वो भी बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे जाके भी आप मेरे साथ डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हो चीज़ों को। अगर कुछ चीज़ आपको लगे कि नहीं मैम ये समझ में नहीं आया, इस जगह को आपने अच्छे से नहीं बताया, तो जो भी आपकी बातें हो वो दिल खोल के बोल सकते हो। तो चलो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। और हाँ, जो हमारा रेगुलर टर्म रहता है टुडेज़ क्वेश्चन, आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि एएस इसका फुल फॉर्म क्या है। एज नहीं है, एएस का फुल फॉर्म क्या है, इसका आंसर आपको मेरी जो एब्रिविएशन की वीडियो है वहाँ पे मिल जाएगी। और अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो इसका फुल फॉर्म क्या है। अगर नहीं पता है तो एब्रिविएशन की वीडियो देख लो, वहाँ पे जो एनवायरनमेंट टर्म्स होते हैं, एनवायरनमेंट रिलेटेड टर्म्स होता है, वहाँ पे एब्रिविएशंस कुछ मैं लेके आ रही हूँ और कोशिश करूँगी आगे जाकर और भी लाऊँ, क्योंकि अभी तक एक ही वीडियो है उसमें। तो वहाँ पे देख लेना इसका आंसर और बता देना। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोगों की भी छुट्टी है, मेरी भी छुट्टी है, तो थैंक यू। बेस्ट